Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू. जो पूरी जो पोएम है यह एक चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में है, जो कि एक पिंजरे में बंद है, जो कि स्टेज पर परफॉर्म करता है. लेकिन इस पोएम में साफ साफ ये बताया गया कि वह जो टाइगर होता है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, वो पूरी तरह से पराधीन है, वह परतंत्र है और वो ऐसी स्थिति में अपने स्वतंत्रता का सपना लिए हुए रहता है. तो ये सारी बातें हमें इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है लेस्ली नॉरिस, वह इस टाइगर की स्थिति के बारे में हमें समझाते हुए इस पोएम में बताते हैं कि ऐसे टाइगर की स्थिति और मनोस्थिति कैसी है, उसका जीवन कैसा है और उसका हकीकत यानी कि उसका जो सच्चाई का जीवन कैसा है. यानी कि वो हमें इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो एक टाइगर होता है, जो कि एक जंगल का टाइगर होता है और जो चिड़ियाघर के पिंजरे का टाइगर होता है, दोनों की जीवन की स्थिति कैसी होती है, दोनों में कितना अंतर होता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आइए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर इस पोएम से जुड़े हुए आउटलाइन का आपको पता चल जाता है, जिससे कि आप इस पोएम के बारे में ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह पोएम किस बारे में लिखी हुई है. तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि दिस पोएम कंट्रास्ट, यानी कि जो ये पोएम आपके सामने लिखी है वह अंतर्भेद करती है, यानी कि वह आपके सामने अंतर बताती है. अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, कि एक ऐसे टाइगर के बारे में बताती है जो कि एक चिड़ियाघर का टाइगर है और एक ऐसे टाइगर के बारे में बताती है जो कि एक प्राकृतिक रूप से जंगल में रहने वाला, उसका जो अपना निवास स्थान होता है वहाँ पर रहने वाला जो टाइगर है. तो ये दोनों टाइगर के जीवन में अंतर क्या है, उनकी स्थिति में अंतर क्या है, उस सारे अंतर को यह पोएम हमें समझाती है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. जो ये पोएम है इसकी शुरुआत चिड़ियाघर से होकर के जंगल की ओर जाती है, यानी कि सबसे पहले इस पोएम के अंदर चिड़ियाघर की बातें कही जाती है, उसके फिर ये बातें चलते चलते चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है. तो यहाँ पर हमें कवि बताना चाहते हैं कि वो टाइगर जो कि चिड़ियाघर में रहता है और वो टाइगर जो कि जंगल में रहता है, दोनों की जीवन की स्थिति कैसी होती है. उसके बाद इसमें लिखा है कि एंड बैक अगेन टू द जू, और जंगल से होते हुए फिर से चिड़ियाघर की तरफ आती है. आगे इसमें लिखा है कि रीड द पोएम साइलेंटली वंस, कि आप इस कविता को बड़े धीमे से एक बार पढ़ें. एंड से, और ये कहें विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सा स्टेंजा है जो कि हमें चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताता है. एंड विच वंस, और कौन सा स्टेंजा ऐसा है या फिर कौन से स्टेंजाज ऐसे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, की जो कि हमें उस टाइगर के बारे में बताते हैं जो कि जंगल में रहता है, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बताते हैं. तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पोएम को और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या बातें आपको बताई गई है. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इसका पहला स्टेंजा. और इस पहले स्टेंजा में उस टाइगर के बारे में लिखा है जो कि चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद है. तो इसमें लिखा है कि ही स्टॉक्स, कि वह अपने कदम आगे बढ़ाता है, यानी कि वह चलता है. इन हीज विविड स्ट्राइप, यानी कि अपने शरीर पर बनी हुई चमकीली धारियों के साथ वह अपना कदम आगे बढ़ाता है. द फ्यू स्टेप्स, और कुछ ही कदम जो कि वो चलता है, यानी कि वह पिंजरे में बंद है तो वह ज़्यादा कदम आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वहाँ पर छोटी सी जगह है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि केज होता है पिंजरा और फ्यू स्टेप्स होते हैं कुछ ही कदम, कि वो चलता है और अपने पिंजरे में वो कुछ ही कदम आगे बढ़ाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जैसे कि उसके कदम आगे बढ़ते हैं वह अपने गद्देदार जो पंजे हैं उसके जो नीचे से गद्देदार होते हैं उस पर वो अपने कदम रखता है और शांत रहता है. इन हीज क्वाइट रेज, और अपने अंदर जो उसका गुस्सा है, इसमें जो रेज का मतलब है वह क्रोध है, गुस्सा है, और वह अपने गुस्सों को कंट्रोल करके पूरी तरीके से यहाँ पर शांत है. तो इसमें जो कवि हमें बताना चाहते हैं कि चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर पिंजरे में बंद है उसको घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, या कुछ ही कदम अपने पिंजरे में चल सकता है. और उसके जो चमकीली जो धारियाँ, यानी कि हीज विविड स्ट्राइप जो उसके बॉडी पर बनी हुई है, उसके साथ वह ये पता चलता है कि वह एक युवा टाइगर है, यानी कि वह ज़्यादा बूढ़ा टाइगर नहीं है. और वो अपने मखमलदार जो गद्देदार जो उसके पंजे नीचे से जो उसके पैर होते हैं
उस पर वो पूरी तरीके से शांत है और वो अपने अंदर अपने क्रोध को यानी कि गुस्से को दबाए हुए हैं। यानी कि इस स्ट्रेंजर का भाव यह है कि कवि हमें बताना चाहता है कि अगर कोई टाइगर परतंत्र है यानी कि वह स्वतंत्र नहीं है, वह आज़ाद नहीं है, वह पिंजरे में बंद है, तो उसका जो दर्द है उसके मन में हमेशा छिपा रहता है और वो पिंजरे में ही 2-4 कदम चल सकता है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है और वह अपनी ऐसा स्थिति को इसी तरीके से प्रकट करता है। अब हम लेते हैं इसका स्टैंजा नंबर 2। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? आगे पॉइंट कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, कि यानी कि उस टाइगर को लर्किंग करना चाहिए, यानी कि अंधेरे स्थान पर, यानी कि जहाँ पर अंधेरा, जहाँ पर छायादार स्थान है वहाँ पर उसको घात लगा करके बैठना चाहिए, यानी कि अपने शिकार के इंतज़ार में उसको वहाँ पर छिप कर बैठ जाना चाहिए और उस पर नज़र रखने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वहाँ पर जो लंबी लंबी घासें हैं उसके बीच में से उसको धीरे धीरे सरकना चाहिए, यानी कि अपने शिकार की तरफ बढ़ने के लिए उसको धीरे धीरे सरकना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वह उस टाइगर का जो प्रकृति का जो नेचर है, जो नेचर उसने दिया है, जो वो हकीकत में करता है, जो कि जंगल में रहता है, उसका नेचर ये है कि वो छिप कर के छायादार स्थान पर बैठ जाता है और अपने शिकार का इंतज़ार करता है, और जब शिकार उसके पास आता है तो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, फिर वो वहाँ पर लंबी लंबी घासों के बीच में से धीरे धीरे सरक कर करके अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। यह उसका नेचर है। नियर द वाटर होल, यानी कि वहाँ पर जो पानी का जो जलाशय, यानी कि जो छोटा मोटा जो तालाब, यहाँ पर वाटर होल का मतलब है तालाब, जलाशय, जलाशय के समीप वहाँ पर जो वो घात लगा करके बैठता है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर गोल मटोल जो हिरन होते हैं, यानी कि जो एकदम हट्टे कट्टे जो हिरन होते हैं, जो वहाँ से पास से गुजरते हैं और वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनके शिकार के लिए उस टाइगर को वहाँ पर छिप कर के बैठ जाना चाहिए छायादार एक स्थान पर, और धीरे धीरे घासों के बीच से होकर उसको सरक करके अपने शिकार की तरफ जाना चाहिए, जो कि वहाँ पर पानी के जलाशय के पास आते हैं पानी पीने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेंजा है, इसमें हमें कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने जो स्वभाव उस टाइगर को दिया है, जो कि जंगल में अपनी पूरी आज़ादी के साथ जीता है, उसके अंदर प्रकृति ने उसको कुछ गुण भी दिए हैं, जिस तरीके से वह शिकार के लिए अपनी कोशिशें करता है। लेकिन जब वो चिड़ियाघर में जा कर के उस पिंजरे में बंद होता है, तो उसको वो सारे के सारे जो उसके जो गुण प्रकृति ने दिए हैं, उन सारे गुणों को उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। अब लेते हैं इसका स्टेंजा नंबर 3। नंबर 3 में कवि यहाँ पर लिखते हैं कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज, यानी कि उस टाइगर को, जो कि जंगल में रहता है, उस टाइगर को घरों के आसपास जा कर के घुर्राते हुए अपने दांत दिखाने चाहिए घरों के आसपास। एट द जंगल से, जो कि जंगल के किनारों पर जो घर बने हुए हैं उनके आसपास उसको घुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, और अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, यहाँ पर बेयरिंग होता है दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होता है उसके जो दांत हैं। यहाँ पर स्नैरिंग का मतलब भी दांत दिखाना, ये एक क्रिया है, लेकिन जो ये फैंग्स है ये एक नाउन है। तो यहाँ पर लिखा है कि बेयरिंग यानी कि दिखाते हुए, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स यानी कि अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लाउज अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, और वहाँ पर जो भी गांव हैं उन सबको दहशत में यानी कि आतंक में डालते हुए उसको चलना चाहिए। यानी कि कवि यहाँ पर जंगल में रहने वाले उस टाइगर के बारे में कहते हैं कि उसे जंगल के आसपास जो घर बने हुए हैं, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं, उनके आसपास जा कर के अपने सफ़ेद दांत, अपने पंजे दिखाने चाहिए और उनको आतंक में डाल देना चाहिए। इसी में उसकी स्वतंत्रता है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि जो जंगल में रहने वाला जो एक टाइगर होता है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वह लोगों के बीच गांव में भी आ सकता है और उन लोगों को अपने पंजे और अपने दांतों को दिखा करके आतंकित भी कर सकता है, यानी कि वह पूरी तरीके से आज़ाद है। आगे पॉइंट इसमें कहते हैं कि बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वह तो कैद है, वह बंद है इन ए कॉन्क्रीट सेल, वह सीमेंट से बनी हुई जो कोठरी है, जो काल कोठरी, उसके अंदर वो बंद है, यानी कि उसकी आज़ादी पूरी तरह से छीन गई है। अब यहाँ पर जो कवि है वो फिर से चिड़ियाघर के उस टाइगर के बारे में बता रहे हैं, जो कि पिंजरे में, जो कि काल कोठरी में, जो कि कंक्रीट यानी कि सीमेंट से बनी हुई जो काल कोठरी है उसके अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी जो ताकतें यानी कि जो उसकी पूरी जो शक्ति है उस कैद के अंदर बंधी हुई, यानी कि उस कैद के पीछे ही रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जितनी भी जगह उस पिंजरे के अंदर उसको दी गई है उसके अंदर ही वह घूम सकता है, उसके अंदर ही वो विचरण कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, जो आगंतुक होते हैं,
वह उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, वो उनको पूरी तरीके से इग्नोर करता है। यानी कि उन सभी को इग्नोर करते हुए वह अपने पिंजरे में जितनी भी जगह बनी हुई है उसमें वो विचरण करता रहता है। तो यहाँ पर हमें कभी बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो जो प्रकृति ने उसको जो स्वभाव दिया है, जो शिकार करने का जो गुण दिया है, जो कि जंगल में भी और जंगल के बाहर बने हुए जो गांव में जो उनके घर है, लोगों के जो घर है, वहाँ भी वो जाने की ताकत रखता है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन ये क्या, चिड़ियाघर के अंदर जब वो टाइगर उस सेल के अंदर बंद है, यानी कि उस कोठरी के अंदर बंद है जो कि कंक्रीट यानी कि सीमेंट से बनी हुई है, उसकी सारी की सारी ताकतें वहाँ पर जा कर के पीछे रह जाती हैं और उसके अंदर जितनी भी जगह उसको दी गई है उसमें ही वो विचरण कर सकता है। और आगंतुक यानी कि जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, वो उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, वो उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देता है। अब आगे इसमें लिखा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। हियर मतलब सुनना, लास्ट वॉइस का मतलब होता है अंतिम आवाज़, यानी कि वह अब रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। वह आवाज़ कौन सी है? द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जितने भी वहाँ पर पिंजरे हैं उनमें जो टाइगर्स बंधे हुए हैं उनकी देखरेख करने के लिए उन पर गश्त लगाते हुए वहाँ पर एक कार घूमती है, तो उनको पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। तो उन पेट्रोलिंग कार्स की अंतिम आवाज़ को वह रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से घूरते हुए एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि आसमान में जो चमकते हुए सितारे हैं उनको अपनी चमकीली आंखों से घूरते हुए वहाँ पर वो अपना समय बिताता है। यानी कि कवि यहाँ पर ये कहता है कि जब वह उस पिंजरे में बंद है और रात की जो आवाज़ सुनता है और वो आसमान के जो चमकते जो सितारे उनको देखता है, तो वहाँ पर वो उनको देख करके अपनी स्वतंत्रता को याद करता है और मन में एक उम्मीद रखता है कि कभी ना कभी वो दिन आएगा कि जिस दिन वो अपनी स्वतंत्रता पाने का अधिकारी होगा और पूर्ण रूप से वो आनंदित होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्राइड के पोएम नंबर 3 को स्टडी किया, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। इसमें जो इस कविता के जो कवि है वो हमें बताना चाहते हैं कि एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद होता है उसकी मनोदशा, उसकी स्थिति कैसी होती है, और एक टाइगर जो कि जंगल में रहता है उसकी स्थिति और उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसके गुण क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने एक एक सेंटेंस को सुनने और उसको समझने की कोशिश भी की होगी और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज के साथ, और देखेंगे कि इस पोएम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप कैसे देंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।